नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग राजस्व विभाग के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी परीक्षा में 1 से 2 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। यूपी आयोग हर परीक्षा में अब अपने आप को अपडेट कर रहा है। पिछले लेखपाल की परीक्षा में मैक्सिमम क्वेश्चन योजनाओं से पूछे गए थे। लगभग 15 प्लस प्रश्न ऐसे थे जो डायरेक्ट योजनाओं से आ गए थे। तो उम्मीद दोस्तों ये बन रही है कि इस बार आयोग अन्य टॉपिक को भी देखेगा, जिसमें आपका जो राजस्व विभाग है ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है। देखिए, योजनाओं से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, ये तो निश्चित है, लेकिन अन्य टॉपिक में भी कहीं ना कहीं इस बार आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसलिए आप सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो भी छात्र नए हैं, मैं आपको बता दूं, लेखपाल का अंतिम प्रहार बैच एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है। कमेंट सेक्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है। ऑफर भी चल रहा है, कूपन कोड वहीं पे दिया गया है। आप लोग बैच में इनरोल कर लीजिए। बाद में जो नियमित फीस है उसको लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो पढ़ना है हमको वो राजस्व विभाग पढ़ना है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि राजस्व विभाग है क्या। तो राजस्व विभाग दोस्तों, ये राजस्व विभाग जो है ये राज्य सरकार के द्वारा गठित किया गया एक विभाग है, जो कि भूमि और उससे संबंधित जो मामले होते हैं उसका प्रबंधन करता है। तो दो चीज़ें आपको पहले इसके डेफिनेशन या इसके बारे में जानकारी जो है, दो चीज़ें आपको जानकारी करनी है कि ये राज्य सरकार द्वारा गठित है। राज्य सरकार द्वारा गठित विभाग है। पहला पॉइंट आपको ये जानना है कि राजस्व विभाग राज्य सरकार के द्वारा गठित विभाग है और इसका जो प्रमुख काम है ये है भूमि और उससे संबंधित जो मामले हैं उससे संबंधित मामलों का निपटारा। ये दो चीजें आपको राजस्व विभाग के अंतर्गत जाननी है। राज्य सरकार द्वारा गठित एक विभाग और भूमि और उससे संबंधित मामलों का निपटारा। कहने का मतलब यह है कि पूरे राज्य का जो जमीन जायदाद या भू राजस्व संबंधित मामला है वो राजस्व विभाग के माध्यम से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, प्रमुख कार्य अगर हम देखें इसका तो भू राजस्व कर को वसूलना, जो लैंड रिकॉर्ड है यानी कि भूमि अभिलेख है इनका देखरेख करना और जो संबंधित विवाद हैं इसका निपटारा करना। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको 5 भाग में बांटा गया है। इसके अंतर्गत यानी कि राजस्व विभाग के अंतर्गत 5 विभाग कर दिए गए हैं, क्योंकि राजस्व विभाग अपने आप में एक बहुत बड़ा विभाग है। ठीक है, तो इसको 5 विभाग दे दिया गया है। 5 विभागों में 5 शाखाओं में इसको बांट दिया गया है। तो जो पहली शाखा है दोस्तों ये है राजस्व परिषद। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग राजस्व परिषद पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बाकी हम लोग चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, प्रमुख संपादक जिला गजेटियर के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो राजस्व परिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त ये सब कौन होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लीजिए। जो भी लोग नोट्स बना रहे हो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लो, चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त के बारे में आपको क्या जानकारी प्राप्त करनी है इसका आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए। तो चकबंदी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में जो चकबंदी का कार्यक्रम होता है, पूरे प्रदेश में जो चकबंदी का कार्यक्रम होता है ये कौन संचालित करता है, तो ये चकबंदी आयुक्त विभाग के माध्यम से संचालित किया जाता है। ठीक है, पूरे प्रदेश में चकबंदी कार्यक्रम का संचालन चकबंदी आयुक्त के माध्यम से कराया जाता है। इसमें जो बिखरी हुई भूमि होती है, बिखरी हुई भूमि को मिलाकर एक सुदृढ़ भूमि बनाना, यानी कि बिखरी हुई भूमियों को मिलाकर एक भूमि बनाना, इसका ये प्रमुख काम होता है। और इसमें बहुत सारी आपत्तियां भी होती हैं, क्योंकि जब चकबंदी होती है तो जो लोग होते हैं, किसान होते हैं, कहीं कहीं वो चाहते हैं कि चकबंदी हो, कहीं कहीं चाहते हैं चकबंदी ना हो। तो ऐसे में क्या होता है, विवाद होता है। तो ऐसी जो आपत्तियां होती हैं इसका भी निपटारा इसी विभाग के अंतर्गत कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद में
चकबंदी अधिकारी होते हैं जिसमें आपके एआरओ, सीओ ये सब जो है इसके चकबंदी सीसीओ होते हैं एक, तो ये सब चकबंदी अधिकारी है। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में अभी मैं आपको दूंगा, नोट्स तो सब दिया गया है यहाँ पे। जो भी छात्र पेड बैच में जुड़े हैं नोट्स उनको मिल जाएगा, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज़ आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो सभी लोग नोट्स बना लें, बाकी पेड पीडीएफ में नोट्स आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब एक तरह से दोस्तों ये अभी डेमो क्लास ही चल रहा है, बाकी जो रेगुलर क्लास होगी फिर उसको एप्लीकेशन पे ही रन करा दिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है, आप सब लोग जुड़ जाइए, ठीक है। देखिए इसके बाद में चकबंदी आयुक्त को हमने देख लिया, इसके बाद में आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लगा लें राहत आयुक्त। राहत आयुक्त के बारे में पढ़ते हैं कि राहत आयुक्त कौन होते हैं, इनका प्रमुख काम क्या होता है। तो राहत आयुक्त दोस्तों जैसे गांवों में या जिलों में सूखा, बाढ़, ठंड बहुत ज़्यादा कभी कभी पड़ गया या कहीं कहीं ओलावृष्टि हो जाती है, कभी कभी खलिहानों में या खेतों में आग लग जाता है, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, बाढ़, ठंड, आग, ओलावृष्टि ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इनसे संबंधित जो राहत और पुनर्वास कराए जाते हैं ये कौन कराता है, ये यही आपके राहत आयुक्त कराते हैं, ठीक है। राहत आयुक्त कराते हैं। आपदा प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं वहां पर राहत सामग्री का वितरण ये करते हैं, राहत सामग्री का वितरण। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का ये लोग वितरण करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इनका सबसे प्रमुख काम जो होता है वो है मुआवजा देना, ठीक है। मुआवजा देते हैं, अगर कहीं फसलों का नुकसान हो गया है तो ये मुआवजा देते हैं। तो ये सब काम के कौन करते हैं, ये सब काम राहत आयुक्त के माध्यम से कराया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है निदेशक भूमि अध्यप्ति। भूमि अध्यप्ति विभाग एक तरह से कह सकते हैं, भूमि अध्यप्ति विभाग उत्तर प्रदेश, इनका काम क्या होता है। तो इनका काम दोस्तों होता है, देख लीजिए, इनका काम ये होता है जैसे सरकारी प्रयोजन के लिए या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जो भूमि का अधिग्रहण होता है ये इसी विभाग के माध्यम से कराया जाता है। जैसे कोई सरकारी काम है, जैसे सड़क बनाना हो गया, बिजली लगाना कहीं पे है, इसके बाद में कोई उद्योग वगैरह हो गया, तो ये सब कहाँ पे होता है, ये सब सरकारी ज़मीन पे होता है। तो अगर ज़मीन है सरकारी तो ठीक है, अदरवाइज लोगों से ये ज़मीन लिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, इसके लिए सूचना जारी किया जाता है कि भाई फलाना क्षेत्र में ये काम होने वाला है और ये किसान को अपनी भूमि जो है देनी है, इसके बदले में उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा। और जो इससे संबंधित विवाद वगैरह होता है, किसी को ज़मीन देनी है, किसी को नहीं देनी है, या सारी चीज़ें, जैसे आप देख रहे होंगे जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है, इसमें जो आपका सड़क वगैरह फिर से पुनः अयोध्या का पुनर्निर्माण जो कराया गया है या बनारस में जो पुनर्निर्माण कराया गया है, इसमें लोगों से भूमि को अधिग्रहित किया गया है। तो जो उचित मुआवजा होता है ऐसे केस में उनको दिया जाता है। ये काम कौन करता है, ये काम दोस्तों आपका भूमि अध्यप्ति उत्तर प्रदेश के माध्यम से ये काम कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए प्रमुख संपादक या जिला गजेटियर। जिला गजेटियर ये क्या करते हैं, जिला गजेटियर का क्या काम होता है। तो जिला गजेटियर का काम दोस्तों होता है प्रत्येक जिले की जो भौगोलिक या ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक जितनी भी जानकारी हो सकती है, प्रत्येक जिले में जितनी ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी हो सकती है उसका ये दस्तावेजीकरण करते हैं, ठीक है। उस चीज़ का ये, उस टॉपिक का ये दस्तावेजीकरण करते हैं और उसको सरकारी विभाग या ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से इसको पब्लिश किया जाता है। तो इसको बोलते हैं जिले का संपादक, ठीक है। यानी कि पूरे जिले की जो कहानी है, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक या जो भी डेटा निकल के आता है पूरे जिले का, उसको ये लोग संकलित करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं ताकि ये लोगों के नज़र में आए और जो कुछ जानकारी लोग प्राप्त करना चाहते हैं वो यहाँ से प्राप्त कर ले, ठीक है। आप देखते होंगे कोई आंकड़ा अगर लिया जाता है तो सरकारी आंकड़ा लिया जाता है, तो सरकारी आंकड़ा कौन बनाता है, किसी जिले का सरकारी आंकड़ा जो भी होता है वो यही जिला गजेटियर बनाते हैं। तो ये एक इस तरह से हमने देखा कि राजस्व विभाग के ये प्रमुख 5 विभाग या शाखाएं हैं, इनका ये प्रमुख काम है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है राजस्व विभाग, जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो राजस्व विभाग को दोस्तों समझने से पहले हम ये समझते हैं कि राजस्व विभाग में क्या होता है, इसमें कौन कौन से मामले जाते हैं, और यह जो आपका सामान्य न्यायालय है, जैसे आपको पता होगा, मैं आपको बता दूं, जैसे कहीं सिविल केस हो गया, कोई आपराधिक मामला है, या सिविल केस का मतलब जैसे संपत्ति है, विवाह है, ये सब जो सामान्य मामले होते हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं आपके सिविल कोर्ट में। पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लें, राजस्व परिषद। ठीक है, अब हम लोग राजस्व परिषद पढ़ रहे हैं। राजस्व परिषद को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं कि राजस्व परिषद का एक्चुअल काम क्या है। तो राजस्व परिषद को समझने से पहले यहाँ पे आप लिख लीजिए सामान्य न्यायालय, सामान्य न्यायालय, और यहाँ पर आप लिख लीजिए राजस्व परिषद। ठीक है, रेवेन्यू बोर्ड लिख लीजिए, रेवेन्यू बोर्ड। देखिए, जो आपके सामान्य न्यायालय होते हैं, इसमें आपका जो सिविल मैटर होता है, सिविल का मतलब जैसे कोई आपराधिक मामला आईपीसी से रिलेटेड, सिविल विवाद यानी कि संपत्ति, विवाह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सब मामले कहाँ जाते हैं? ये सब मामले सामान्य न्यायालय में जाते हैं। और सामान्य न्यायालय कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जैसे आपके जो मजिस्ट्रेट हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, ठीक है, या सिविल जज हो गए, यहाँ से उठता है। इसके बाद में आपका जिला न्यायालय तक जाता है ये मामला। जिला न्यायालय, जैसे अगर यहाँ पे सॉल्व हो गया तो ठीक है, अदरवाइज ये आपका जिला न्यायालय में गया। जिला न्यायालय से फिर ये आपका उच्च न्यायालय में जाता है, उच्च न्यायालय में जाता है। अब यहाँ पर भी अगर मैटर सॉल्व नहीं होता है तो फिर सबसे ऊपर जो बैठा है वो है सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर ये मैटर सॉल्व हो जाता है। तो ये सामान्य न्यायालय की हायरार्की होती है। लेकिन राजस्व परिषद में जो भूमि का मामला होता है, देखिए सामान्य मामले अलग होते हैं, लेकिन राज्य में जो भूमि से संबंधित मामला होता है, जैसे भूमि से संबंधित जो भू राजस्व कर वगैरह हो गया, या किन्हीं दो भाई में अगर झगड़ा हो गया जमीन को लेके, तो ऐसे मैटर कहाँ जाते हैं? ऐसे मैटर दोस्तों आपके जाते हैं राजस्व परिषद में। तो सामान्य मैटर आपका सामान्य न्यायालय में जाता है, और जो भूमि से संबंधित मैटर होता है, भूमि संबंधित जो विवाद उत्पन्न होता है, या कोई राजस्व संबंधित जो भूमि से संबंधित है, भू राजस्व संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो वो कहाँ जाता है? वो आपका राजस्व परिषद में जाता है। तो जो सबसे बड़ा यहाँ पे हायरार्की में जो सबसे बड़ा आ रहा है सामान्य न्यायालय में, वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे ही जो सबसे बड़ा यहाँ पर न्यायालय है भू राजस्व संबंधित, वो है आपका राजस्व परिषद। तो इसके नीचे भी हायरार्की आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हायरार्की कहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे समझ लीजिए कि ये गांव है, ठीक है, इस गांव में दो तरह के मामले हुए। एक मामला आपका सामान्य मामला है तो ये इधर की तरफ गया, और एक मामला दोस्तों आपका भूमि से संबंधित है। ठीक है, दो भाई हैं, आपस में झगड़ा कर लिए भूमि को लेके, तो ये कहाँ मामला दर्ज कराएंगे? तो ये मामला पहले कहाँ कराएंगे दर्ज? ये मामला पहले कराएंगे तहसील में। ठीक है, तहसील में पहले ये मामला दर्ज कराएंगे। इसके बाद में तहसील में अगर निपटारा हो जाता है, लेखपाल वगैरह आते हैं, सारी चीज़ें अगर देखते हैं, सुनते हैं, नाप जोख हो गया, मामला निपट गया, तो ठीक है। नहीं तो फिर ये जाता है एसडीएम के पास। ठीक है, एसडीएम के पास। अब ये जो एसडीएम होता है, जैसे यहाँ पे ये न्यायालय लिखे हुए हैं, तो एसडीएम अपने आप में एक तरह से न्यायालय है। ठीक है, इस राजस्व परिषद में एसडीएम अपने आप में एक तरह से न्यायालय का ही काम करते हैं। एसडीएम से ऊपर आपके डीएम होते हैं या फिर एडीएम होते हैं, ये भी एक तरह से न्यायालय का काम करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर दोस्तों आपके आते हैं कमिश्नर, इसके ऊपर आपके कमिश्नर आते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये इसकी हायरार्की बन रही है कि भाई कोई मामला हुआ दो भाई में जमीन को लेके, तो पहले तहसील में गए, वहां से नहीं सुलझा तो एसडीएम तक मैटर गया, फिर डीएम एडीएम तक मैटर गया, फिर कमिश्नर तक मैटर गया। इसके बाद में फाइनली ये जो जाता है ये राजस्व परिषद में जाता है, और यहाँ पर इसका मामला निपटारा होता है। ठीक है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट इधर होता है, ऐसे ही भू राजस्व से संबंधित जो मैटर है वो आपका राजस्व परिषद देखता है। राजस्व परिषद एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के समकक्ष माना जाता है भूमि संबंधित मामलों में। ठीक है, अब जो सामान्य न्यायालय है, इसमें हत्या, चोरी, डकैती, विवाह, तलाक, संपत्ति, ठीक है, धोखाधड़ी, ये सारी चीज़ें जाती हैं। और जो राजस्व परिषद है, इसमें आपका जमीन का बंटवारा हो गया,
किसी ने भूमि पर कब्जा मार लिया आपके, ठीक है, तो आप कहाँ जाएंगे? राजस्व परिषद में जाएंगे। सीमा विवाद हो गया, ठीक है, खसरा खतौनी सुधार हो गया, किराएदारी विवाद हो गया, चकबंदी मैटर जो होता है वो आपने देखा ही है, जो आपका दूसरा चकबंदी आयुक्त है वहाँ पे जाता है, ठीक है। इसके बाद में भूमि सीलिंग। भूमि सीलिंग का मैटर दोस्तों ये होता है कि भूमि सीलिंग आप लोग समझ लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, बन सकता है भूमि सीलिंग। भूमि सीलिंग क्या होती है? आपको पता है कि आज़ादी के पहले किसी एक वर्ग के पास या किसी एक व्यक्ति के पास हजारों बीघे जमीन हुआ करती थी, ठीक है, हजारों बीघे जमीन हुआ करती थी। ऐसे में क्या हुआ, कोई बहुत करोड़पति हो गया और कोई बहुत गरीब सा रह गया, ठीक है। तो 1947 के बाद में जब ये चीज़ें धीरे धीरे जो जमींदारी व्यवस्था है इसको ख़त्म किया गया, तो भूमि की सीलिंग की गई। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जब चकबंदी हम लोग पढ़ेंगे, चकबंदी में हम लोग भूमि सीलिंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो भूमि सीलिंग में ये होता है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी जमीन रह सकती है, इससे ऊपर वो जमीन नहीं रख सकता है, ठीक है, ये होती है भूमि सीलिंग। मतलब सील कर दिया गया कि भाई आपके पास 200 बीघा ही जमीन रहेगी, 200 बीघे से ऊपर जमीन आपके पास नहीं रहेगी, ठीक है, बाकी जमीनें लेके गरीबों में बांट दी जाती हैं, तो इसको कहते हैं भूमि सीलिंग। तो ये विवाद भी कहा जाता है राजस्व परिषद में ही जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए कि राजस्व परिषद में कौन सी चीजें जाती हैं और सामान्य न्यायालय में कौन सी चीजें जाती हैं, और इसी में आपने राजस्व परिषद के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर ली, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों राजस्व परिषद की संरचना के बारे में। राजस्व परिषद की संरचना, हेडिंग लगा लिए, ठीक है। देखिए राजस्व परिषद की जो स्थापना की गई थी, पहले आप लोग समझ लीजिए, राजस्व परिषद की जो स्थापना की गई थी ये 1831 में की गई थी। यहां पे आई थिंक लिखा भी होगा, देखिए 1831 में राजस्व परिषद की स्थापना की गई थी, जो कि वर्तमान इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में है। और अंग्रेजों के टाइम पे इसकी स्थापना हुई थी, तो अंग्रेज अपने हित में इसको स्थापित किए थे ताकि वो भूमि राजस्व को वसूल सकें। जो गरीब किसान थे यहाँ के या जो भारतीय लोग थे उनसे ये लोग कर वसूल सकें। तो ये 1831 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आज वर्तमान प्रयागराज में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक की सबसे बड़ी संस्था है। तो जो चीजें मैं यहाँ पे आपको बताते हुए चल रहा हूँ वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल रही हैं, ठीक है। देखिए अब 1947 में क्या हुआ, एक चीज और जान लीजिए कि राजस्व परिषद के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य सरकार करता है। फैक्ट के रूप में आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि राजस्व परिषद के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करता है। हालांकि इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखिए पहले हम लोग आते हैं संरचना पे। तो 1947 में या 48 में दोस्तों राजस्व परिषद को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांट दिया गया। कारण क्या था? वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। एक ही विभाग के माध्यम से सारी चीज़ें नहीं देखी जा पा रही थी, इसलिए इसको दो भाग में इसको बांट दिया गया। पहले भाग का नाम लिखा गया यहाँ पे, पहले भाग का नाम यहाँ पे हो गया प्रशासनिक इकाई, और दूसरा हो गया दूसरा है दोस्तों आपका न्यायिक इकाई। इन्हीं दो इकाइयों के माध्यम से राजस्व परिषद अपना जो भू राजस्व कर है और जो भू राजस्व विवाद है, इन दोनों का जो है समाधान ये करता है। प्रशासनिक इकाई का जो मुख्यालय है इसको आप लोग देख लीजिए। प्रशासनिक इकाई का जो मुख्यालय है ये आपका लखनऊ में है, और जो न्यायिक इकाई का मुख्यालय है ये जो इलाहाबाद में स्थापित हुआ था ये वही रहा, ठीक है। यानी कि न्यायिक इकाई का जो मुख्यालय है ये प्रयागराज रहा, और जो प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय है इसको शिफ्ट करके लखनऊ में नया बनाया गया। इन इकाइयों का कार्य डिटेल में अभी हम आगे देखेंगे। अब देखिए राजस्व परिषद की संरचना में इसके कुछ प्रमुख सदस्य हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसमें आपका दोस्तों एक अध्यक्ष होता है। इसमें राजस्व परिषद की संरचना में एक आपके अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद में दो आपके प्रशासनिक सदस्य होते हैं। प्रशासनिक सदस्य की संख्या कितनी होती है? याद रख लीजिए सभी लोग, प्रशासनिक सदस्य की संख्या 2 होती है। और न्यायिक कार्य जो जमीनों का विवाद होता है, निपटारा होता है, इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर जो सदस्य की संख्या है वो ज़्यादा है। तो 7 यहाँ पर न्यायिक सदस्य होते हैं।
न्यायिक सदस्य कितने होते हैं? 7 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम ज़्यादा होता है। कुल आपके यहाँ पे 10 लोग होते हैं, 10 सदस्य एक तरह से कह सकते हैं। टोटल 10 सदस्य के माध्यम से ये राजस्व परिषद अपना काम करता है, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए राजस्व संहिता और आधुनिकीकरण। जो राजस्व परिषद है इसी पे आधारित, इसको कैसे, मतलब इसके लिए एक तरह से कह दीजिए कि इसके लिए एक संविधान बनाया गया जो 2006 में बनाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता। ये आपका 2006 में इसको बनाया गया। 2012 में, ये भी याद रख लीजिए, 2012 में इसको लागू किया गया और 2015 में इसमें संशोधन हुआ था। ठीक है, तो 2006 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 2012 में इसको लागू किया गया और 2015 में इसमें पुनः एक बार संशोधन हुआ था। अब यहाँ पे देख लीजिए लिखा है, यह संहिता राज्य में राजस्व से संबंधित कानूनों को एकीकृत और संशोधित करती है, जिसने उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 जो कि ब्रिटिश कालीन था, इसको और नए जो पुराने कानून थे उनको एकीकृत किया और उनकी जगह ली। ठीक है, इसके बाद में ई अभिलेख, प्रदेश के सभी राजस्व अभिलेखों, खसरा खतौनी व नक्शा आदि को डिजिटलाइज्ड करके ऑनलाइन कर दिया गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ई अभिलेख, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ठीक है, राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली RCCMS, इसका फुल फॉर्म है RCCMS, राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली। ये जो राजस्व न्यायालय आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये यही जो न्यायिक कार्य है यहीं से निकल के आया है। तो आगे भी राजस्व न्यायालय हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कितने राजस्व न्यायालय अभी उत्तर प्रदेश में है। तो ये न्यायिक कार्य से ही निकल के राजस्व न्यायालय आया है। ठीक है, इसमें क्या है, अब देखिए, यह प्रणाली नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद, यानी कि जो नायब तहसीलदार न्यायालय मैंने बोला था ना, इसकी हायरार्की में जो सबसे निचला होता है वो नायब तहसीलदार, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया था तहसील से स्टार्ट होता है। तो इसकी हायरार्की में जो सबसे नीचे वाले होते हैं, यानी कि नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालयों में विचाराधीन वादों की कार्यवाही में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, क्योंकि ये चीज़ों को ऑनलाइन कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और सूचनाओं को हम लोग ऑनलाइन देख सकते हैं ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे। अब देखिए आगे हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासन का पदानुक्रम है। पदानुक्रम का मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो राजस्व प्रशासन के अधिकारी हैं इनका पदानुक्रम क्या है। तो पहले आपको पता है कि पहले मंडल होता है, फिर जिला होता है, फिर उप जिला या तहसील कह लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका लास्ट में आते आते नीचे क्षेत्रीय और ग्राम स्तर हो जाता है। तो मंडल और जिला स्तर पर कौन से अधिकारी होते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो मंडल स्तर पर जो अधिकारी होता है उसको बोलते हैं डिविजनल कमिश्नर, मंडलायुक्त बोलते हैं। सबसे ऊपर यही होता है। राजस्व परिषद के अधिकारी आप यहाँ पे लिख लीजिए एक तरह से। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो होता है इसको कहते हैं मंडलायुक्त, और इसी को कमिश्नर बोलते हैं। ठीक है, डिविजनल कमिश्नर या कमिश्नर बोल दीजिए, डिविजनल कमिश्नर DC। ठीक है, इसके नीचे जो होते हैं इनके नीचे आपके जिला अधिकारी होते हैं। जिला अधिकारी इनके नीचे आते हैं। जिला अधिकारी, कोई राजस्व का मामला है तो ये इनको रिपोर्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर यानी कि ये जिला का प्रमुख होता है, और ये जो मंडलायुक्त होता है ये मंडल का प्रमुख होता है। जैसे आपका 2-3 जिलों को मिला के एक मंडल बनता है ना, तो ये मंडल का प्रमुख जो होता है उसको मंडलायुक्त बोलते हैं, और जो जिला होता है उसका जो प्रमुख होता है उसको जिलाधिकारी बोलते हैं, कलेक्टर बोलते हैं। इसके बाद में एक तरह से कह सकते हैं इनको असिस्ट करने के लिए, ठीक है, एक तरह से अपर जिला अधिकारी का एक पोस्ट है, अपर जिला अधिकारी का एक पोस्ट है जिसको हम लोग कहते हैं ADO, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं इनको, ADO। ठीक है, ADO बोलते हैं। इनके नीचे दोस्तों ये हो गया मंडल और जिला स्तर की बात। अब हम आते हैं उप जिला और तहसील स्तर तक की बात को देखते हैं। तो यहाँ पे इनके नीचे दोस्तों आते हैं उप जिला अधिकारी, जिसको हम लोग SDM बोलते हैं। ठीक है, उप जिला अधिकारी जिनको हम लोग SDM बोल देते हैं। SDM ये बहुत वर्कलोड वाला काम होता है SDM का। ठीक है, इनके काम भी बहुत तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी इनके काम क्या क्या होते हैं। देखिए, उप जिलाधिकारी हो गए जिनको हम लोग SDM बोलते हैं, ये
उपखंड, जैसे आपको ब्लॉक वगैरह पता है ना, उपखंड या उप जिला के प्रमुख होते हैं। इसके बाद में हम कह सकते हैं ये इनके नीचे जो आते हैं वो तहसीलदार होते हैं, तहसीलदार होते हैं इनके नीचे। इसके बाद में आपके नायब तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार। इस तरह से दोस्तों इनके अधिकारियों की हायरार्की ये बन रही है, आप लोग देख सकते हैं इनके अधिकारियों की हायरार्की ये है। जो राजस्व परिषद में अधिकारी हैं ये इनकी हायरार्की है, और एक तरह से कह सकते हैं कि ये न्यायालय की हायरार्की है। जो राजस्व परिषद के न्यायालय है, जहां से लोगों को न्याय मिलता है अपने भूमि मैटर को सॉल्व करने का, वो एक तरह से इनके न्यायालय की हायरार्की और यही इनके अधिकारियों की हायरार्की है। ठीक है, दोनों हम ये चीज यहाँ पे इसको कह सकते हैं। अब हम आते हैं नीचे, राजस्व परिषद के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। राजस्व परिषद के प्रमुख कार्य, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको दो शाखा में बांटा गया है, प्रशासनिक शाखा और दूसरा न्यायिक शाखा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यायिक शाखा। न्यायिक शाखा कौन कौन से काम करती है, आप यहाँ पे देख रहे हैं शीर्ष न्यायालय। शीर्ष न्यायालय यह उत्तर प्रदेश में मालगुजारी, इसको हम लोग भू राजस्व बोलते हैं। कहीं पे भी अगर आपको मालगुजारी लिखा मिले या भू राजस्व मिले, ये दोनों एक ही है। तो भू राजस्व से संबंधित जो न्यायिक कार्यों का सबसे बड़ा बोर्ड है वो राजस्व परिषद है। यह राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। अपीलों की सुनवाई, यह अधीनस्थ राजस्व न्यायालय जैसे मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी की न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अंतिम अपीलें और पुनरीक्षण याचिकाएं सुनता है। तो जो आपके मंडलायुक्त हो गए, मैंने आपको बताया ये मंडलायुक्त हो गए, ठीक है। यहां तक भी अगर मैटर सॉल्व नहीं होता है तो राजस्व परिषद में मैटर जाता है फाइनली, जो सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है भू राजस्व के मामलों में, तो वहां पर जाके वो मैटर सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनके विरुद्ध मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी या नीचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार के जो फैसले होते हैं उनके विरुद्ध में जाकर आप अंतिम सुनवाई कहां पे करते हैं, राजस्व न्यायालय यानी कि राजस्व परिषद में करते हैं। ठीक है, इसके बाद में निर्णयों की बाध्यता, राजस्व परिषद के निर्णय उच्च न्यायालय के निर्णय की भांति सारे राजस्व न्यायालयों पर बाध्य होंगे। अब जब राजस्व परिषद के राजस्व न्यायालय ने निर्णय दे दिया तो वो सभी जो नीचे के न्यायालय थे उन सब पर वो बाध्यकारी हो जाएंगे। न्यायिक सदस्यों की संरचना की अगर हम बात करें तो इनके न्यायिक सदस्यों में 7 सदस्य होते हैं, ऊपर हमने देखा भी था। ठीक है, इसके बाद में अब आता है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य का जो मुख्यालय है ये हमने देखा कि लखनऊ में है, इसको लखनऊ में बनाया गया है। सर्वोच्च प्रशासनिक विभाग होता है राजस्व परिषद, राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व प्रशासन का नियंत्रण, यह संपूर्ण राज्य में राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण रखता है। अधीनस्थ अधिकारियों का पर्यवेक्षण, जो इनके अंतर्गत अधिकारी हैं, जो इनके अंतर्गत ये अधीनस्थ अधिकारी हैं, ठीक है, इनके जो अधिकारी हैं किसके, राजस्व परिषद के जो अधिकारी हैं, जैसे आपके मंडलायुक्त, जिलाधिकारी जो आपको मैंने ऊपर लिखाया है, उनके अधीन समस्त राजस्व प्राधिकारी आते हैं। इन सभी अधिकारियों के कार्य की निगरानी और मार्गदर्शन करता है। यह इन सभी अधिकारियों के कार्य की निगरानी और मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा जो प्रमुख कार्य है भू अभिलेखों का प्रबंधन, यह राज्य के भूमि अभिलेख यानी कि खसरा खतौनी के रख रखाव, आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण से संबंधित नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन करता है। तो जो नीतियां बनके आती हैं, किस तरह से सारी चीजें की जाएंगी, उसका निर्माण और कार्यान्वयन का जो प्रबंधन होता है यही इसी प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत किया जाता है। प्रशासनिक सदस्य में 2 सदस्य होते हैं और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है राज्य सरकार करती है, जो कमिश्नरों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। जो न्यायिक सदस्य होते हैं और प्रशासनिक सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कमिश्नरों में से ही की जाती है। जो डिविजनल कमिश्नर ऊपर मैंने लिखाया है उन्हीं में से कमिश्नरों में से इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब सामान्य कार्य की अगर हम बात करें, जैसे प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत सामान्य कार्य भी आते हैं। जैसे आपका शांति व्यवस्था हो गया, यह राजस्व अधिकारियों के माध्यम से जिलों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी सहयोग करता है। देखिए, जो इसके अधिकारी हैं, राजस्व परिषद के जो अधिकारी हैं, जो आपके मंडलायुक्त हो गए, जिला मजिस्ट्रेट हो गए, इसके बाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, एसडीएम हो गए, तो इन सब का काम सिर्फ भूमि और भू राजस्व कर तक थोड़ी सीमित है, इन सब का काम बृहत है। तो उसमें जो अधिकारी हैं इसके, ये शांति व्यवस्था बनाने का भी काम करते हैं। आपदा प्रबंधन, जो आपने ऊपर देखा राजस्व विभाग को जो 5 भागों में बांटा गया है,
उनमें जो आपदा प्रबंधन का काम होता है उनमें भी इन अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद में प्रशिक्षण देते हैं। यह राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप सभी लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा में पूछ सकता है कि राजा टोडरमल भू प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये दोस्तों हरदोई जिला में है, ठीक है। जैसे संस्थानों के माध्यम से राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों का ये प्रशिक्षण करते हैं, जो ये अधिकारी होते हैं इसके, या जो इसके प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत अधिकारी आते हैं वो सभी लोग ये काम करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया इसका जो प्रशासनिक कार्य है और इसका जो न्यायिक कार्य है। अब यहाँ पे जो राजस्व न्यायालय है, जो राजस्व परिषद के अंतर्गत जो न्यायालय है, राजस्व न्यायालय इसको हम बोलते हैं, ये कितना है इस समय उत्तर प्रदेश में, ये भी पूछ सकता है। तो प्रदेश में इस समय कुल 3073 राजस्व न्यायालय है। ये डेटा आपको कहीं अलग देखने को मिल सकता है, लगभग आपको 2053 या 2700 या 2500 इस तरह से आपको राजस्व न्यायालय दिखेंगे। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों RCCMS, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी के माध्यम से आजकल जो कंप्यूटरीकरण है, एक सेकंड, यही तो मैंने लिखा था कहीं पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली। तो ये सरकारी प्रणाली है जो कि भू अभिलेखों का जो डिजिटलीकरण है वो सरकारी माध्यम से करती है। तो इसी वेबसाइट का ये रिपोर्ट है कि इस समय जो राजस्व न्यायालय है प्रेजेंट टाइम में वो कितने हैं, 3073 राजस्व न्यायालय हैं, ठीक है। RCCMS पोर्टल एक सरकारी पोर्टल है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी दिया है। इसके बाद में 2024 में, यही मैं कह रहा हूँ कि आपको डेटा थोड़ा सा वेरी दिख सकता है। तो ये जो आपको 2599 दिखेगा कहीं पे, तो ये 2024 का डेटा है, और अभी 2025 में इतना हो गया है, ठीक है। देखिए जो जमीन का मुद्दा है, आपको पता है कितना बड़ा मुद्दा होता है, इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है, जमीनों के बंटवारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से संतानें उत्पन्न हो रही हैं, जिस तरह से भूमि के जो भाग हैं वो छोटे होते जा रहे हैं, इसी तरह से ये मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये संख्या बढ़ाई जाती है और घटाई भी जाती है, आवश्यकता पड़ने पर इस संख्या को बढ़ा भी दिया जाता है, और कल को अगर आवश्यकता हुई तो इस संख्या को घटा भी दिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं कि बढ़ गया तो घटेगा नहीं, ठीक है। तो अभी करंट में 3073 है, घट भी सकता है, आगे बढ़ भी सकता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होता है ये, लेकिन आपको 3073 के आसपास का डेटा याद करके जाना है, ठीक है। इनमें नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित होते हैं। ये राजस्व न्यायालय की बात हो रही है, वही मैंने बार बार बताया है आप लोगों को। राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय है, तथा राजस्व परिषद का न्यायालय सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों का जो है ये कंप्यूटरीकरण हो चुका है। राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण NIC की उत्तर प्रदेश इकाई के द्वारा किया जा रहा है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि राजस्व परिषद के अंतर्गत आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए, अब ये जो काम है, काम को मैं ऊपर ले चलता हूं, यहाँ पे आइए सीधे। अब ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, राजस्व परिषद का काम, चकबंदी आयुक्त का काम, राहत आयुक्त का काम, निदेशक भूमि अध्यप्ति का काम, ठीक है। इसके बाद में प्रमुख संपादक, जिला गजेटियर का काम, इन पांचों को मिलाकर कैसे इसको प्रोसीड किया जाए, इन कार्यों को कैसे प्रोसीड किया जाए, कैसे कार्यान्वयन किया जाए, इसलिए राजस्व विभाग ने कुछ यहाँ पे नियम बनाए हैं, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि काम करने का तरीका बनाया है, जिसको इन्होंने अनुभाग में बांट दिया है, ठीक है, जिसको इन्होंने अनुभागों में बांटा है। राजस्व विभाग 19 अनुभागों से मिलकर बना है। कितने अनुभाग हैं? 19 अनुभाग हैं कुल मिलाकर राजस्व विभाग में। इन्हीं अनुभागों के अंतर्गत राजस्व विभाग अपना काम करता है। 2 प्रकोष्ठ भी कहीं कहीं लिख के चला आएगा, ठीक है। 2 प्रकोष्ठ इसमें है, 2 प्रकोष्ठ है और 19 अनुभाग है। प्रकोष्ठ क्या होते हैं? इन्हीं अनुभागों में किसी विशेष पॉइंट पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, उसको प्रकोष्ठ में रख दिया जाता है। तो अनुभागों के अंदर ही प्रकोष्ठ होता है, एक विशिष्ट सेल होता है कह सकते हैं। जैसे कोई टॉपिक अगर यहाँ पे समझ लीजिए कि चकबंदी आ गया, ठीक है, चकबंदी अगर एक टॉपिक आ गया किसी प्रकोष्ठ में, तो चकबंदी को लेके, जैसे चकबंदी शब्द आ गया किसी अनुभाग में,
तो इस चकबंदी को एक प्रकोष्ठ में डाल दिया गया है, क्योंकि चकबंदी अपने आप में एक बृहद टॉपिक है, तो इसको प्रकोष्ठ में डाल दिया गया है। अब इस प्रकोष्ठ में आप लोग डिटेल में पढ़िए चकबंदी को। ऐसे ही कोई और शब्द ले लीजिए जो किसी अनुभाग में है और उसको दूसरे सेल में डाल दिया गया है, तो 2 प्रकोष्ठ हैं, ठीक है। चलिए, प्रकोष्ठ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर हम लोग अनुभाग पढ़ते हैं तो उसी अनुभाग में ये प्रकोष्ठ भी आ जाता है, ठीक है। तो 19 अनुभाग के माध्यम से राजस्व विभाग अपना काम करता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं राजस्व अनुभाग 1, ठीक है, राजस्व अनुभाग 1, इसमें आप लोग देख रहे होंगे लिखा है राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। जो गांव बनाए जाते हैं, जैसे कोई गांव अगर नया गांव बनाना है और उस गांव में कौन कौन सी संपत्ति रहेगी, तो इससे संबंधित जो कार्य है वो कौन करेगा, वो राजस्व अनुभाग 1 के अंतर्गत होगा। जैसे आपका जो चकबंदी का काम है वो राजस्व अनुभाग 8 के अंतर्गत होता है। इसी तरह से, समझ गए? तो इसी तरह से 19 अनुभाग बनाए गए हैं और प्रत्येक काम को अनुभागों में बांट दिया गया है। अब जैसे चकबंदी में कोई संशोधन करना है तो जो अनुभाग 8 है उसमें संशोधन किया जाता है। जैसे अगर कोई गांव के सृजन से संबंधित अगर कोई संशोधन करना है तो इस राजस्व अनुभाग 1 में संशोधन किया जाता है, और ये बकायदा इसको जो है जारी किया जाता है। इसे उसको जारी किया जाता है ऑनलाइन कि भाई राजस्व अनुभाग 1 में ये चेंज किया गया। जैसे समझ लीजिए कि श्रावस्ती एक जिला है, ठीक है, श्रावस्ती जिला में कोई गांव हम बना रहे हैं नया, तो वो चीज़ें इसमें लिखित आती हैं। जब आप जाके चेक करेंगे राजस्व विभाग की वेबसाइट को, तो वहाँ पे एक नया डेटा खुल के आता है, उसमें जो भी चेंज पूरे राज्य में जितने जिले हैं उन जिलों में अगर कुछ चेंज होता है इन अनुभागों के अंतर्गत, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। मैं देख रहा था तो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके इस चीज़ को देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम जितने भी 19 अनुभाग हैं इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत लोग दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 14 अनुभाग को पढ़ाते हैं। 14 महत्वपूर्ण अनुभाग जो स्टार्टिंग के हैं वो 14 महत्वपूर्ण माने जाते हैं, प्रश्न यहाँ से बनता है। लेकिन मैं पूरे के पूरे 19 अनुभागों का दर्शन आपको करा दूंगा और कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको सारे अनुभाग याद भी हो जाए, ताकि आगे चल के फिर आप इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि वीडियो अभी बहुत लंबा हो जा रहा है, अनुभागों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।